हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर युन ने युन शाओ और फैंग की फाइट को 3 दिन बाद अनाउंस कर दिया था। और तभी फैंग एक डिमोनिक क्रिस्टल को लेकर के अपना फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने में लग जाता है। और वहीं पे युन शाओ कई सारे हर्ब्स को लेकर के उन्हें कल्टीवेट करता है और एंशियंट ह्यूमंस के ग्रैवी आर्ट से एक लिंग लॉन्ग टेक्निक को कल्टीवेट कर लेता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिटी लॉर्ड और एल्डर कुमू को दिखाया जाता है, जहां पे एल्डर कुमू सिटी लॉर्ड से बताता है कि मैंने ली यून सिटी में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर ली है और मुझे एंशियंट ह्यूमन की ब्रीथ मैड स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में मिला हुआ है, इसलिए मैं वहां जा कर के अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तभी सिटी लॉर्ड कुमू से कहता है कि आप यांग शुआन के साथ वहां चले जाएं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मैड स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एल्डर कुमू और साथ में जियांग चुआन वो दोनों ही वहां पे आ जाते हैं। तभी लिन फुई की नज़र एल्डर कुमू पे पड़ती है। तभी वो उनके गले में लटकता हुआ उस लॉकेट को देख करके काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि उस लॉकेट को देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर सी फीलिंग आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर युन आगे आकर के उन दोनों का ही वेलकम करते हैं, जहाँ पे जियांग चुआन एल्डर युन को बताता है ये मेरे सीनियर कुमू है और ये मेरे साथ इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की इस कंपटीशन के दौरान कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। तभी एल्डर युन जियांग चुआन की बात को सुन करके उन्हें ग्रीट करके उनका धन्यवाद कहते हैं और साथ में वो कहते हैं कि हम सच में काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आप लोग हमारे इस युन फैमिली में पधारे हैं। ये कह करके वो उन दोनों को ही बैठने के लिए बोल देता है। और तभी एल्डर युन पलटते हैं और उन सारे के सारे डिसाइबल से कहते हैं कि ये कंपटीशन 3 राउंड में होगा और जैसा कि फैंग की टीम में 3 लोग हैं और साथ में युन शाओ की टीम में 3 लोग हैं, इसलिए जो सबसे ज़्यादा मैचेस को जीतेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। ये कह करके वो इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। तभी फैंग की तरफ से बैटल ग्राउंड में फायर बॉय आ जाता है और तभी एल्डर युन शाओ की तरफ से किसी को बोलते हैं अंदर आने के लिए। तभी वहाँ पे वो अननोन सा कल्टीवेटर अपने स्पीयर को लेकर के उस बैटल ग्राउंड में आ जाता है और तभी वहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। मगर वो जो फायर बॉय होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है इस स्पीयर बॉय से। वो तो लगातार उस स्पीयर वाले कल्टीवेटर को बहुत बुरी तरीके से धो रहा होता है। वो अपने स्पीयर से तो कोशिश करता है कि वो उस बंदे को होल्ड कर सके, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तभी फायर बॉय खींच करके एक लात उसके चेस्ट पे मारता है, जिसकी वजह से वो स्पीयर वाला कल्टीवेटर काफ़ी दूर फेंका के इस अरीना के बाहर गिर जाता है। तभी फायर बॉय कहता है कि क्या युन शाओ तुम्हारी टीम में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो मुझसे यहाँ पे आकर के फाइट करे। उसकी बात को सुन करके लिंग फुई भड़क जाती है और वो अपनी शॉट को लेकर के बैटल एरिना में कूद जाती है और उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तभी लिंग फुई काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस कल्टीवेटर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो तुरंत नीचे जाके गिर जाता है। तभी फैंग अपने उस साथी से कहता है कि लिंग फुई को तुम जान से मार दो। ये सुन करके उसका साथी काफ़ी खुश हो जाता है और खड़े होकर के अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और अपने सामने खड़ी लिंग फुई से कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने वाला हूँ, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। ये कह करके वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और अपनी पावर को बढ़ाते के साथ काफ़ी तेज़ी से एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा लिंग फुई के ऊपर करने के लिए चला जाता है। लिंग फुई अपनी शॉट से उसके अटैक को पुश करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ इन लोगों का स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है, जहाँ पे लिंग फुई उस बंदे को पीछे नहीं ढकेल पाती है। मगर तभी उसकी बॉडी से एंशिएंट ह्यूमन की पावर रिलीज हो जाती है, जिसे वहाँ बैठा हुआ एल्डर कुमू सेंस कर लेता है। मगर यहाँ पे ये फाइट लिंग फुई जीत जाती है और इधर एल्डर कुमू कहता है कि फाइनली मुझे वो मछली मिल गई है जिसे मैं यहाँ पकड़ने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि लिंग फुई के ऊपर फिर से एक और कल्टीवेटर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से जंप लगा के उसके करीब आ रहा होता है, मगर लिंग फुई तुरंत एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे सीधे उस बैटल अरीना से बाहर उठा के फेंक देती है। और तभी वो पलट करके युन शाओ को देख के मुस्कुराने लगती है, जिसे देख के युन शाओ खुश होता है। तभी युन शाओ चिल्ला के कहता है कि लिंग फुई अपने पीछे देखो। तभी लिंग फुई पलटती है और उसके पीछे फैंग होता है। अपनी शॉट को लेकर के वो काफ़ी आराम से उसके अटैक को डॉज तो कर लेती है, मगर यहाँ पे फैंग लिंग फुई से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था।
तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है और ये शॉर्ट बैटल को देख करके बाहर जितनी ऑडियंस होती है वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा लिंग फुई के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है जिसे लगते ही लिंग फुई बैटल अरीना से काफ़ी दूर छटक के गिर जाती है, मगर वो ज़मीन पे गिरती उससे पहले ही युनशाओ उसे आके कैच कर लेता है और उसे सेफली ज़मीन पे लैंड कराता है। और तभी हम फैंग को देखते हैं जो कहता है कि तूने तो यहाँ पे अपनी महबूबा को बचा लिया, मगर तू खुद को कैसे बचाएगा युनशाओ। तभी युनशाओ अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, बैटल अरीना में कूद जाता है फैंग से फाइट करने के लिए। मगर तभी जब वो दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं तभी युनशाओ को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे फैंग ने फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू किया है किसी इविल मेथड को परफॉर्म करके। अगर इसने अपनी पावर को स्टेबल नहीं किया तो फैंग यहाँ पे अपने मेरिडियंस तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी युनशाओ कहता है कि मुझे इससे जीतने के लिए अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पे करना होगा और मुझे कैसे भी करके एंशिएंट ग्रैवयार्ड में जा करके अपनी पावर को बढ़ानी होगी। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि युनशाओ के ऊपर लगातार स्लैश अटैक कर रहा होता है। युनशाओ अपनी स्वॉर्ड से उन सारे स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी फैंग काफी पावरफुल पंच युनशाओ को दे मारता है जिसकी वजह से युनशाओ पीछे चला जाता है और तभी युनशाओ वहाँ पे 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है। इसी वजह से युनशाओ के चारों तरफ कई सारी स्वॉर्ड आ जाती हैं और तभी उन सारी शॉट से सीधा ही फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो सारी स्वॉर्ड काफ़ी तेज़ी से फैंग की ओर बढ़ रही होती हैं, मगर फैंग तो वहीं पे खड़ा होता है। वो अपनी ही स्वॉर्ड से युनशाओ की सारे ही स्वॉर्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसे देख करके युनशाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि आसमान में लंबी छलांग लगा करके सीधा युनशाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से युनशाओ को काफ़ी तकलीफ होती है उसे होल्ड करने में और वो काफ़ी तेज़ी से पीछे जा करके गिर जाता है। ये देख करके फैंग काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तू यहाँ पे मारा जाएगा। और तभी वो एक और काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा युनशाओ के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके युनशाओ तुरंत एंशिएंट ह्यूमन के ग्रैवयार्ड में चला जाता है और वहाँ पे क्विंग लॉन्ग टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो अपने ऑरा प्रेशर को वहाँ रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फैंग के अटैक को डॉज करके और अपनी स्वॉर्ड से सीधा फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे फैंग होल्ड करने की तो कोशिश करता है, मगर तभी युनशाओ वहाँ पे ट्राइगन स्लैश अटैक सीधा ही फैंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से फैंग इस मैच को हार जाता है और उसकी सोल तक यहाँ पे डैमेज हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी हम युनशाओ को देखते हैं जिसे चक्कर आने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड के सहारे वहाँ पे खुद को होल्ड करता है। तभी फैंग का फादर अपने बेटे के पास आता है और उसे चेक करता है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। वो इतना ज़्यादा भड़क जाता है, वो यहाँ पे युनशाओ को किसी भी कीमत पे जान से मारने वाला होता है। तभी वो खड़े होकर के काफ़ी पावरफुल अटैक वहाँ पे जनरेट करता है और युनशाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख करके एल्डर कुम जियांग शुआन से कहते हैं हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी तियान अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुरंत युनशाओ के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों की पावर टकरा रही होती है। तभी एल्डर यून आकर के उन दोनों की ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी फैंग का फादर तुरंत नील डाउन होकर के एल्डर यून से कहता है कि मुझे यहाँ इंसाफ चाहिए, क्योंकि युनशाओ ने यहाँ पे मेरे बेटे को जान से मार दिया है। जिसे सुनकर के एल्डर यून कहते हैं ये एक सिर्फ मार्शल आर्ट कंपटीशन था और ऐसा होता रहता है, तुम्हारा बेटा सिर्फ बेहोश हुआ है तो जा करके तुम पहले इसका इलाज करो। और वो यहाँ पे युनतियान से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा जीनियस है, इसलिए युनशाओ को मैं यहाँ पे सोल फ्रूट देना चाहता हूँ, जो कि हमारे युन फैमिली का एक काफ़ी पावरफुल डिवाइन ट्रेजर है। इसलिए युनशाओ नॉर्थ कोरिया प्रिंस हाउस में आकर के 2 दिन बाद उस ट्रेजर को ले सकता है। और तभी युनशाओ एल्डर यून को थैंक यू बोलता है और अपने मन में कहता है कि अगर मुझे ये सोल फ्रूट मिल जाता है तो मैं अपनी सोल को पूरी तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ, साथ में मेरी बॉडी भी पूरी तरीके से नरिश हो जाएगी। और तभी हम एल्डर यून को देखते हैं जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम वहाँ पे फैंग के फादर को देखते हैं जो कि अपने बेटी की बॉडी को उठा करके कहता है कि युनतियान तुम इस बात को याद रखना, मैं इसका बदला जल्दी तुमसे लेने के लिए आऊँगा। तभी युनतियान कहते हैं भाड़ में जा तू, मैं तेरा यहाँ पे यहीं इसी जगह इंतज़ार करूँगा, जब तेरा मन करे तू आकर के हमें फ़ाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। मेरे बेटे ने एक बार तेरे बेटे की हालत की है, वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। तभी हम युनशाओ को देखते हैं जो कि अपना फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसे देख करके युनतियान काफ़ी तेज़ी से अपने से बोलते हैं कि जल्दी से जाकर के अल्केमिस्ट जू के पास जाओ और वहां से कुछ एलेक्सर को लेकर के जल्दी से यहाँ पे लेकर के आओ। जिसे सुन करके उसके सारे डिसेबल वहां से चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अननोन सी कमांडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका सिपाही आके उसे बताता है कि उसने यहाँ पे एक अलग तरह का और प्रीत को सेंस किया है लुई युन चेन सिटी में।
इसके बारे में हमें और डिटेल नहीं दी जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यून शाओ को दिखाया जाता है जो कि 5 घंटों से बेहोश होता है। वो बड़ी मुश्किल से उठता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल में लिंग फुई लेटी होती है। वो उसे छूने की कोशिश करता है। तभी लिंग फुई वहाँ पे जाग जाती है और चिल्ला के कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ यहाँ क्या करना चाह रहे थे। यून शाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि शादी से पहले तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो क्योंकि अंकल तियान ने मुझे ये कहा है। तभी यून शाओ कहता है मेरे फादर भी ना। और तभी हम देखते हैं लिंग फुई को जो कि यून शाओ को बताती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी यून शाओ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिन फुई कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। पता नहीं क्यों मैं कुमू को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, स्पेशली उसके गले में जो लॉकेट है वो मुझे कुछ फैमिलियर सा लग रहा था। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था। तभी यून शाओ कहता है कि कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग अपने फादर से पूछ लेंगे। जिसे सुन करके लिंग फुई रेडी हो जाती है और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर कुमू को दिखाया जाता है जो कि हेवन की गॉड से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि लॉर्ड आप प्लीज़ मुझे मेरे ग्रीन क्रिस्टल को दे दें जिससे मैं एब्जॉर्ब करके अपनी पावर लेवल को अपग्रेड कर सकूं। तभी वो गॉड उसे वो ग्रीन क्रिस्टल दे देता है जिसकी वजह से वो उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है और उसका यहाँ पे पावर लेवल अपग्रेड होने लगता है। तभी गॉड कहता है कि तुम कैसे भी करके मेरे पास उस एंशियंट ह्यूमन गर्ल को लेकर के आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यून तियान को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग फुई उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे आज कुमो को देख के काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था और साथ में उसके गले में जो लॉकेट था वो मुझे कुछ फैमिलियर सा लग रहा था। तभी यून तियान कहते हैं कि हाँ मुझे भी वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। और तभी वो अपने पास से एक कार्ड को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर एक स्टोन होता है और उस स्टोन को सीधा लिंग फुई को दे देते हैं और कहते हैं कि जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे फादर से मिलने के लिए आया था तभी तुम्हारे फादर के पास ये पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे फादर को जिसने मारा है वो उसका था और ये जो स्टोन है वो सीधा उस कुमू से मिलता जुलता है। इसलिए तुम लोग अगर चाहो तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो पीक ऑफ सी ऑफ फ्लावर रेलम पे है, वो तुम लोगों से पावर लेवल में बहुत ही ज़्यादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग के फादर को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड के सामने भीख मांग रहा होता है अपने बेटे को लेकर के। और तभी हम जियांग चुआन को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड को बताता है कि पता नहीं कैसे यहाँ पे यून शाओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया सीधा पीक ऑफ ट्रू युआन रेलम पे। हम लोग अब कैसे भी करके उस मैट स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिटी लॉर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम उस स्कूल को हासिल नहीं कर सकते हैं तो हमें 100 कल्टीवेटर को ही ना ढूंढना है। तो तुम पूरी सिटी में ये बात फैला दो कि एंशिएंट टॉम ओपन होने वाला है, अगर वहाँ पे जो भी कल्टीवेटर जाएगा तो उसे वहाँ पे हाई ग्रेड के ट्रेजर्स मिलेंगे जिसे पा करके वो अपने मार्शल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। और तभी वो अपने पास एक रेड क्रिस्टल को निकालता है, फैंग के फादर को दे करके कहता है कि तुम इसे अपने बेटे को दे देना, वो जैसे इसे कंज्यूम करेगा उसकी सोल पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। सिटी लॉर्ड कहता है कि हमें गॉड्स को सिर्फ कुछ ब्लड के स्टेन ही देने हैं जिसकी वजह से हमें वो सुप्रीम पावर देंगे, जिससे हमारी पावर का अंदाज़ा तुम लोग कभी भी लगा नहीं सकते हो कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी उसकी बात को सुनकर के जियांग चुआन मान जाता है और ये बात सिटी में फैलाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे फैंग के फादर भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी एल्डर कुमू आगे आता है और बोलता है कि मैं कैसे भी करके मैट सॉल मार्शल आर्ट स्कूल में जा करके लिंग फुई को किडनैप करना चाहता हूँ, क्योंकि लिए गॉड्स को वो किसी भी कीमत पे चाहिए, तो ये काम आप मुझे सौंप दे। जिसे सुन करके सिटी लॉर्ड कहता है कि आपको पूरी यहाँ पे आज़ादी है, आप जा सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यून शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपना जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, फिर मुझे लिंग फुई को बचाना है। तो क्योंकि उसकी एंशिएंट ह्यूमन की पावर रिवील हो चुकी है और उसके दुश्मन अब उसे हंट करना चाह रहे होंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यून तियान को दिखाया जाता है जो कि अल्केमिस्ट ज़ू को लेके आते हैं। तभी अल्केमिस्ट ज़ू यून तियान को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। तभी वो उन दोनों को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी अल्केमिस्ट ज़ू यून शाओ को ग्रीट करके कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि आपके फादर या किसी के भी सामने हमारी जो दोस्ती है वो रिवील हो, इसीलिए मैंने आपके फादर को यहाँ से भेज दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी यून शाओ उन्हें नॉर्मल रहने के लिए बोलता है। तभी अल्केमिस्ट ज़ू बोलते हैं कि आपने मुझे जो यांग युआन सूप दिया था मैंने उसे पी करके अपनी बॉडी में अपने मेरिडियंस को अब पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, और साथ में मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट भी बाई हान कंट्री में किया जिसका हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, और साथ में बाउदान पर के ऑनर आपसे मिलना चाहते हैं। और तभी वो एक स्पेस रिंग को निकाल करके यून शाओ को दे देता है और कहता है कि साथ में आपने जो मुझे ढेर सारे हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहा
कहा था वो सारे हब्स इस स्पेस रिंग के अंदर हैं। और तभी यूनशाओ उनसे कहता है कि क्या आप एक चीज़ का पता लगा सकते हैं। तभी अल्केमिस्ट ज़ू कहते हैं कि हाँ आप बताएं तो सही। तभी यूनशाओ कहता है कि आप कैसे भी करके इन हिट मिस्टीरियस फायर के बारे में पता करें। इसके बारे में जैसे आपको पता चले मुझे सिर्फ आप आकर के बता दीजिएगा। जिसे सुन करके वो रेडी हो जाते हैं और तभी वहाँ पे एल्डर ज़ू आ जाते हैं जो कि उन दोनों को ग्रीट करके कहते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे मैं अल्केमिस्ट ज़ू को लेकर के जाना चाहता हूँ क्योंकि इन्हें चाय नाश्ता करना है। जिसे सुन करके यूनशाओ कहता है कि अल्केमिस्ट ज़ू को तो बहुत सारा काम है इसलिए वो यहाँ से जाना चाहते हैं। तभी अल्केमिस्ट ज़ू यूनशाओ की बात को सुन करके समझ जाता है और बोलता है अरे हाँ मैं भूल गया था, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है इसलिए मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा। तभी अल्केमिस्ट ज़ू को छोड़ने के लिए एल्डर क्वीन भी उन्हें गेट तक जाने लगते हैं। तभी अल्केमिस्ट ज़ू उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल देते हैं और वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। और तभी अल्केमिस्ट ज़ू को जाता हुआ देख करके एल्डर क्वीन भी वहाँ पे यंग मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यूनशाओ कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा और इनहिट मिस्टीरियस फायर को पाने के बाद मैं अपनी वेंथियान स्वॉर्ड को भी रिवाइव कर सकता हूँ। और साथ में मुझे बीस्ट वैली में जा करके कोई ना कोई हाई ग्रेड के बीस्ट कोर को कलेक्ट करना होगा। तभी मैं अपना ब्रेक थ्रू सीधा सी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्ट वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनशाओ एक पर्पल पैंथन का शिकार कर रहा होता है। जहाँ पे इन दोनों की फाइट काफ़ी खतरनाक हो रही होती है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं मगर कोई भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाता है। और तभी वो पंथर काफ़ी खतरनाक अटैक सीधा यूनशाओ के ऊपर करने वाला होता है। तभी यूनशाओ अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके एक ही स्लैश अटैक में उस पैंथर की जान ले लेता है और तुरंत उसके बीस्ट कोर को बाहर निकाल के कहता है कि मैं अगर इसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ साथ में कुछ हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल ग्रास को भी ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पे सी ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये कह करके वो उसके बीस्ट कोर को निकाल करके वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है जिसकी वजह से वो सीधा सी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। तभी कई सारे सिपाही यूनशाओ को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे यूनशाओ अपना ब्रेक थ्रू करके सिर्फ उठा ही था तभी चारों तरफ से वो सिपाहियों से घिर जाता है। तभी वो सिपाही यूनशाओ को देख के कहते हैं कि अच्छा बच्चे तो तू यहाँ पे छुप करके बीस्ट का शिकार कर रहा है और आज हम तेरा शिकार करेंगे। तभी यूनशाओ वहाँ से गायब होता है और एक कल्टीवेटर के पीछे आता है और उसे खींच करके एक पंच उसके मुंह पे दे मारता है और वो बारी बारी करके लात घूसों से उन सारे कल्टीवेटर्स को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर यूनशाओ की स्पीड को तो देख ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि यूनशाओ अब सीधा सी ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे जो ब्रेक थ्रू कर चुका था। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियांग शुआन की। ये सारे के सारे सिपाही जियांग शुआन के ही भेजे हुए थे जो कि आते के साथ यूनशाओ के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके यूनशाओ भी अपनी शॉट को निकाल करके उसके अटैक को वहीं पे डॉज करके उसे पीछे ढकेल देता है। और तभी जियांग शुआन कहता है कि भला मैं तुम्हें अपने सामने देख करके कैसे आगे बढ़ने दे सकता हूँ क्योंकि इस ल्यूयून सिटी के अंदर सिर्फ जियांग फैमिली ही सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली हो सकती है। अगर तुमने इसी तरीके से अपना ब्रेक थ्रू किया तो तुम हमें सरपास कर सकते हो। और साथ में मैंने सुना है कि तुम मर करके फिर से ज़िंदा हो गए हो इसलिए कोई बात नहीं, आज फिर मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी जो प्यारी सी गर्लफ्रेंड है ना मैं उसका खुद पर्सनली ख्याल रखूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जिसे सुन करके यूनशाओ कहता है कि तू सपने अच्छे देखता है मगर उससे पहले तू मुझे मार के तो दिखा। और तभी उन दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट होने लगती है। वो दोनों ही अपनी शॉर्ट को निकाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पे उन दोनों की ही पावर सेम लेवल की होती है। जब ये एहसास जियांग शुआन को होता है तो वो कहता है कि आखिर कैसे तुम सडन अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो, तुम तो अभी पीक ऑफ ट्रू युआन स्वॉर्ड रैलम पे थे। ये कह करके वो फिर से लगातार यूनशाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं मगर कोई भी एक दूसरे को पीछे यहाँ पे ढकेल नहीं पा रहा होता है। अभी हम वहाँ पे यूनशाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी लंबी जंप लगा करके सीधा जियांग शुआन के ऊपर अटैक कर देता है। जियांग शुआन अपनी शॉट को बीच में ला करके उसके अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है मगर यहाँ पे यूनशाओ अपनी शॉट से उसकी बॉडी पे काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है और उसे सीधा एक पेड़ पे दे मारता है। तभी यूनशाओ अपनी शॉट को चेक करने लगता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी शॉट की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ पे यूनशाओ अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी शॉट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा होता है जहाँ पे वो कहता है कि ये सारी शॉट एक नंबर की वेस्ट शॉट है, मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वेंतियान शॉट ही बनी हुई है। और तभी हम वहाँ पे जियांग शुआन को देखते हैं जो कि खड़ा होकर कहता है कि जैसे ही तुम्हारी शॉट मेरी बॉडी को टच की है
तो वैसे ही तुम्हारी स्वॉर्ड वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गोल्ड सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्शन आर्मर पहना हुआ है। यहाँ पे मेरी बॉडी से कोई भी स्वॉर्ड अगर टच करेगी तो वो कचरा हो जाएगी। जिसे सुन करके यून शॉक कहता है कि मुझे तुमसे फाइट करने के लिए मेरी स्वॉर्ड की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। उसकी बात को सुन करके जियांग चुआन कहता है तो फिर मरने के लिए तो रेडी हो जा। तभी यून शॉक को हम देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। और तभी हम जियांग चुआन को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा यून शॉ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी यून शॉ उसके अटैक को डॉज करके बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। ये देख करके जियांग के तो होश उड़ जाते हैं और तभी यून शॉ उसके हाथ पे अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को वहाँ पे छुड़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड हाथ से गिर जाती है। और तभी यून शॉ काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे आता है और उसे खींच करके एक पंच दे मारता है। और जैसे ही वो कुछ आगे जाता है उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा उसकी बेली में दे मारता है, जिसकी वजह से जियांग चुआन काफ़ी तेज़ी से पीछे जा करके एक पेड़ से टकराता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी उसके साथी आकर के उसे उठाते हैं, जहाँ पे जियांग चुआन कहता है कि मैं इस बेइज्जती का बदला तुझसे बाद में लेकर के रहूँगा। जिसे सुन करके यून शॉ कहता है कि ये बात मैं कई बार सुन चुका हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तू पहले जा करके कल्टीवेशन करके अपनी पावर लेवल को बढ़ा और फिर तू मुझसे यहाँ पे फाइट करने के लिए दोबारा आना। और तभी हम देखते हैं जियांग चुआन मुँह लटका के वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युन शाओ बीस्ट फॉरेस्ट में चला जाता है और एक लेपर्ड को जान से मार करके उसके कोर को बाहर निकाल करके वहाँ कल्टीवेशन अपनी स्टार्ट कर देता है और वो अपना ब्रेक थ्रू सीड ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे कर लेता है। और तभी वहाँ पे जियांग चुआन आ जाता है जो कि युन शाओ को जान से मारने के लिए आया होता है। और तभी इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी युन शाओ एक पाम अटैक के साथ वहाँ पे जियांग चुआन को हरा देता है और उसकी स्वॉर्ड को भी अपने पास रख लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये एनिमे सीरीज आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे सीरीज को कंटिन्यू करूं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं, मैं ज़रूर उस एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना देर किए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युन शाओ को दिखाया जाता है जो कि जियांग चुआन की स्वॉर्ड को देख करके कहता है कि ये तो किंग जुआंग स्वॉर्ड है, अगर मैं यहाँ पे इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो कुछ पल के लिए ये मेरा साथ दे सकती है। वैसे ये मेरी वेंतियान स्वॉर्ड के मुकाबले काफ़ी वीक है, मगर फिर भी मैं इससे अपना काम ला सकता हूँ। ये कह करके वो उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग चुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर सिटी लॉर्ड के पास आता है और वो बताता है कि फादर मुझे युन शाओ ने घायल कर दिया है। तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जियांग चुआन कहता है कि फादर मैं चाहता हूं कि आप लिंग फुई को भी जिंदा ना छोड़ें। तभी उसका फादर कहता है कि मैं उस युन शाओ के साथ साथ लिंग फुई और युन शाओ के फादर युन तियान को भी नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि उसने तुम पर अटैक किया है मुझे अब मौका मिल चुका है कि मैं उस युन तियान को भी अपने साथ एंशिएंट टॉम ऑफ लाइफ एंड डेथ में लेकर के जाऊं और उसकी सोल को वहां सेक्रीफाइस करके अपने काम को पूरा कर सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ग्रीन कलर का स्मोक फॉग दिखाया जाता है जो कि सीधा लिंग फुई के रूम के बाहर आकर के रुक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ग्रीन फॉग और कोई नहीं गॉन्जी होता है जो कि बाहर खड़े होकर के कहता है कि ये लड़की तो सो चुकी है, मुझे अच्छा मौका मिला है कि मैं इसे किडनैप कर सकता हूँ और मैं इसके ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को क्रिएशन रैलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी कभी भी तियानजुआन रैलम से ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती है, मगर मैं इस एंशिएंट ह्यूमंस के ब्लड को रिफाइन करके अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं अपना ब्रेक थ्रू क्रिएशन रैलम में कर लूँगा, मैं उन गॉड्स के मुकाबले पावरफुल हो जाऊँगा और मुझे उन लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी भी ट्रेजर के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो स्मोक फॉर्म में आता है और सीधा लिंग फुई के रूम में घुस के उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर तभी वो उसके करीब पहुँचता उससे पहले ही लिंग फुई उठ जाती है और अपनी शॉट से उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। मगर गॉन्जी काफ़ी तेज़ी से इधर उधर भाग करके यहाँ पे लिन फुई को अपने पीछे ला रहा होता है। तभी लिन फुई कहती है ओल्ड मैन आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने ही मेरी फैमिली को भी मार रहा था ना। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पे गॉन्जी उसे सीधा मेंशन के बाहर लेकर के निकल जाता है और तभी युन तियान इतनी ज़्यादा आवाज़ सुन करके सीधा लिंग फुई के रूम के बाहर आते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है।
वो काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर अभी तो मुझे आवाज़ आ रही थी। तभी एक सिपाही आके बोलता है कि सिटी लॉर्ड की तरफ से एक मैसेज आया है, वो आपको अपने मेंशन में बुलाए हैं। जिसे सुन कर के यून तियान तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं सिटी लॉर्ड के घर की ओर, मगर वो अभी भी काफ़ी परेशान होता है कि आखिर यहाँ पे आवाज़ किसकी आ रही थी और कौन फाइट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि यूनतियान सिटी लॉर्ड के मेंशन में आ जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे बेटे यूनशाओ ने मेरे बेटे के मेरिडियंस को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया है और साथ में उसने मेरे बेटे की कुंजुआन स्वॉर्ड को भी अपने पास रख लिया है। तभी यूनतियान कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों के बीच में पावर लेवल का काफ़ी गैप है। तभी सिटी लॉर्ड कहता है कि जैसा कि मेरा बेटा वहाँ पे लेपर्ड का शिकार कर रहा था, तो तुम्हारा बेटा पीछे से आकर के उसके शिकार को भी छीन लिया और साथ में मेरे बेटे के मेरिडियंस के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अब वो इतना घायल हो चुका है, जिसकी सज़ा मैं तुम्हारे बेटे को देना चाहता हूँ और मैं उसे जान से मार दूंगा। जिसे सुन करके यूनतियान कहता है कि प्लीज़ सिटी लॉर्ड, आप यहाँ पे एक बार विचार करें, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तभी सिटी लॉर्ड कहता है तो ठीक है, तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एंशिएंट टॉम ऑफ लाइफ एंड डेथ में चलना होगा। टी लॉर्ड की बात को सुनकर के यूनतियान उनकी बात को मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनशाओ को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से उस कुंजुआन स्वॉर्ड को रिफाइन कर चुका था, मगर तभी उसे वहां पे एंशिएंट ह्यूमन का ऑरा फील होता है, जो कि फुई के बॉडी से निकला था। ये सेंस करने के बाद वो काफी तेजी से सीधे लुन फुई के रूम की तरफ आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टी लॉर्ड के कहने की वजह से काफी सारे कल्टीवेटर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि शायद सिटी लॉर्ड चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ एंशिएंट टॉम ऑफ लाइफ एंड डेथ में जाएं। तभी उनमें से कहता है कि वहाँ पे काफ़ी खतरा हो सकता है, मगर तभी दूसरा कहता है कि सिटी लॉर्ड ने कहा है कि वहाँ पे काफ़ी ट्रेजर होंगे और उनकी सेफ्टी की गारंटी सिटी लॉर्ड लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे कल्टीवेटर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी सिटी लॉर्ड उन सब का धन्यवाद करता है और कहता है कि जैसा कि आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ एंशिएंट टॉम ऑफ लाइफ एंड डेथ में जाएंगे तो आप लोगों को कई सारे हाई ग्रेड के ट्रेजर्स मिल सकते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी कभी भी अपना ब्रेक थ्रू तियानजुआन रैलम से ऊपर नहीं कर सकती है, मगर उस एंशिएंट टॉम के अंदर कई सारे ऐसे ट्रेजर्स हैं जिसे हम कल्टीवेट करके अपना क्रिएशन रैलम भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हम गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और साथ में हमारी मदद करने के लिए मिस लॉर्ड क्विन भी आई हुई हैं, जो कि एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हैं और साथ में मैड सॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के टीचर मास्टर यूनतियान भी हमारे साथ चलेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ उस एंशिएंट टॉम ऑफ लाइफ एंड डेथ में जाने के लिए? यहाँ पे मास्टर यूनतियान भी एग्री हो जाते हैं और उन सब से बोलते हैं कि मैं आप सब की प्रोटेक्शन करूँगा। तभी वो सारे कल्टीवेटर भी वहाँ पे एग्री हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग फुई और उस गोंजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग फुई उसका पीछा करते हुए एक खंडहर में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोंजी काफ़ी तेज़ी से गायब होकर के लिन फुई के पीछे आके खड़ा हो जाता है एक ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे लिन फुई नीचे से चारों तरफ यहाँ पे गोंजी को ढूंढ रही होती है। तभी गोंजी ऊपर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा लिन फुई के ऊपर कर देता है। लिन फुई उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन को बनाती है और सीधा उस अटैक की तरफ अपने अटैक को भी कर देती है। जैसे इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और तभी हम देखते हैं कि गोंजी काफ़ी तेज़ी से नीचे कूदता है और अपने चारों तरफ कई सारे फॉर्मेशन को बना करके लिंग फुई को अपने स्क्रिप्चर चेन से कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे लिंग फुई जरा सा भी मूव नहीं कर पा रही होती है। तभी गोंजी कहता है कि फाइनली तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो, आज मैं तुम्हारे ब्लड को पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास एंशिएंट ह्यूमन की ब्लड लाइन है और मैं जैसे इसे कंज्यूम करूंगा मैं अपना क्रिएशन रैलम ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तुम सच में मेरे लिए एक वरदान हो। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे लिंग फुई कहती है कि आखिर तुमने मेरे घर वालों को क्यों मारा था? तभी हम देखते हैं गोंजी कहता है कि मरने के बाद ये तुम उनसे पूछ लेना। ये कह करके वो सीधा उसके ब्लड को रिफाइन करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनशाओ को दिखाया जाता है, जो कि लिंग फुई के रूम में आकर के चारों तरफ चेक करने लगता है। तभी उसको वहाँ पे गोंजी के कुछ ट्रेसेस मिल जाते हैं, जिसे वो देख करके कहता है कि कमीने गोंजी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने यहाँ पे आकर के लिंग फुई को किडनैप किया है। और तभी हम इधर लिंग फुई को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तड़प हो रही होती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से गोंजी उसकी ब्लड लाइन को कंज्यूम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं गोंजी सही तरीके से लिंग फुई के ब्लड को रिफाइन नहीं कर पा रहा होता है, मगर इधर लिंग फुई को
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो रही होती है और साथ में उसके ब्लड एसेंस को डायरेक्ट यहाँ पे गोंजी एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा होता है। यहाँ पे हम लिंग फुई को चिल्लाता हुआ देखते हैं, मगर तभी वहाँ पे युनशाओ आ जाता है और काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा गोंजी के फॉर्मेशन पे कर देता है, जिसकी वजह से गोंजी का फॉर्मेशन टूट जाता है और वो पीछे जाके गिर जाता है। और यहाँ पे लिन फुई उसके स्क्रिप्चर चेन से आज़ाद हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। और तभी युनशाओ जल्दी से जाके उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना। ये कह करके वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, जो कि कुन जुआन स्वॉर्ड होती है उस यांग चुआन की। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे गोंजी काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा युनशाओ के ऊपर कर देता है। युनशाओ तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी हम गोंजी को देखते हैं, जो कि अपने चारों तरफ एक केज टाइप का बना लेता है और उसके अंदर रह के कहता है कि आज मैं तुझे मार दूंगा। तभी युनशाओ कहता है कि शायद तुमने यहाँ पे मुझे कम आंक लिया है। ये कह करके वो एक थंडर बॉल अटैक समन करता है और सीधा यहाँ पे गोंजी के इस केज अटैक के ऊपर कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के गोंजी भी पूरी तरीके से तैयार होता है और तभी 3 थंडर बॉल फिर तेजी से गोंजी की स्पिरिचुअल शील्ड से जाकर के टकराती हैं बारी बारी, जिसकी वजह से गोंजी की जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी गोंजी अपनी स्टिक को लेकर के युनशाओ से फाइट करने लगता है और कहता है कि बच्चे, तुमने आखिर इतनी जल्दी सी ट्रांसफॉर्मेशन रैलम पे कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी हम युनशाओ को देखते हैं, जो कि कहता है कि ये बात भी तुम मरने के बाद अपने एंसेस्टर से पूछ लेना। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से गोंजी पीछे चला जाता है और इधर युनशाओ उसको अपने थंडर फॉर्मेशन से चारों तरफ से कैद कर लेता है, जिसे देख करके गोंजी कहता है कि यानी कि तुम यहाँ पे फॉर्मेशन भी बना सकते हो। तभी यहाँ पे युनशाओ कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ सिटी लॉर्ड भी शामिल है ना, आखिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो और किसके कहने पे कर रहे हो। तभी वहाँ पे गोंजी कहता है कि जैसा कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लड़की है इसके पीछे कई सारे और एंजल्स आने वाले हैं, जो कि इसका शिकार करेंगे, क्योंकि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन गॉड्स को दे दी है। और मैं जैसे यहाँ मरूंगा मैं फिर से यहाँ पे रीइंकार्नेट हो जाऊंगा, क्योंकि गॉड्स मुझे जिंदा कर देंगे। मगर तुम भला अभी फिलहाल के लिए अपने फादर को कैसे बचाओगे, क्योंकि सिटी लॉर्ड उसे लेकर के सीधा उस एंशिएंट टॉम में लेके जा रहा है, जहाँ पे वो उसे चांद से मार देगा। ये सुन करके युनशाओ सीधा उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल एक थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गोंजी की जान चली जाती है। और तभी हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पे लिंग फुई कहती है कि हमें कैसे भी करके अंकल युनतियान को बचाना होगा। ये कह करके वो लोग काफ़ी तेज़ी से सीधा उस एंशिएंट टॉम की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे सिटी लॉर्ड युनशाओ के फादर को लेकर के वहाँ पहुँच चुका होता है। और तभी वो अपने सामने उस एंशिएंट टॉम के गेट को देखता है और वो जैसे ही जाकर के उसे टच करता है उसे काफ़ी लंबा झटका लगता है, क्योंकि इसके पास भी गॉड्स की दी हुई पावर थी। इस एंशिएंट टॉम को बनाने वाले एंशिएंट ह्यूमंस होते हैं, जो कि एक गॉड को इसके अंदर सील करके रखे हुए थे। जिस भी कल्टीवेटर के पास गॉड्स की पावर होगी वो इसे नहीं खोल सकता है। इसे खोलने के लिए उन्हें यहाँ पे किसी ह्यूमंस की ज़रूरत होगी। तभी सिटी लॉर्ड पलटता है और युनदियान यानी कि शाओ के फादर से कहता है कि अब आपको आगे बढ़ के अपनी आयरन ब्लडेड मैट सॉर्ड को बाहर निकालना होगा और इस एंशिएंट टॉम के गेट को ब्रेक करना होगा। और तभी हम वहाँ पे युनतियान को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ जाता है, जिसे देख के सिटी लॉर्ड हंसने लगता है। और तभी युनतियान अपनी आयरन ब्लड मैट सॉर्ड को समन करते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस एंशिएंट टॉम के गेट के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक